नाज़रीन, प्रोग्राम है गुफ्तगू और मैं हूं आपका मेज़बान मुस्तफ़ा कमाल पाशा। नाज़रीन, हमारा जो रिसेंटली जो 2023-24 में जो मरदमशुमारी हुई है उसके मुताबिक पाकिस्तान की आबादी 24 करोड़ से ज़्यादा है और उसमें 67 यानी 67% जो पॉपुलेशन है वो जवानों और नौजवानों पर मुश्तमिल है, यानी 30 साल और उससे कम उम्र के अफराद पर मुश्तमिल है। और इस हवाले से यानी आबादी में यूथ के तनासब के हवाले से पाकिस्तान दुनिया का पहला यानी सबसे बड़ा मुल्क है। यानी पूरी दुनिया में 169 मुल्कों में पाकिस्तान का नंबर 1 है कि इसकी आबादी में जो मैक्सिमम तादाद है वो नौजवानों की है। ये तो एक बहुत बड़ा प्लस है। अब दूसरी तरफ हम आते हैं कि गुर्बत के हवाले से भी दुनिया के 5 बड़े ममालिक जो हैं उनमें पाकिस्तान का दूसरा नंबर है। सबसे ज़्यादा जो गरीब आवाम पाई जाती है वो भारत में है, दूसरे नंबर पे पाकिस्तान आता है। उसकी वजह बुनियादी तौर पर ये है बेरोज़गारी, मुआशी तरक्की का ना होना, कर्ज़ों का बोझ, गैर तरक्याती अखराजात का ज़्यादा होना और अवाम का बेहुनर होना। हमारे यहाँ हुकूमत जो है वो तो नौकरियाँ और रोज़गार फराहम करने में हमें कामयाब नज़र नहीं आती है। और वैसे भी मॉडर्न वर्ल्ड के अंदर हुकूमत जो है उसका ये बुनियादी काम नहीं होता कि वो लोगों को मुलाजमतें फ़राहम करे, रोज़गार फ़राहम करे, लेकिन एनेबलिंग एनवायरनमेंट प्रोड्यूस करना, एनेबलिंग एनवायरनमेंट को कायम करना, ये हुकूमत का काम होता है कि जिसके अंदर लोगों को रोज़गार के मौके मिल सकें। और उस वाले से जो सबसे बड़ा जो ज़रिया है रोज़गार की फराहमी का वो है एंटरप्रेन्योरशिप। वैसे हमारे नौजवान अपने तौर पर कारोबार कर रहे हैं, फ्रीलांसिंग भी कर रहे हैं और बहुत सारे काम करके वो उन्होंने अपने आप को काबिल रोज़गार बना लिया हुआ है। ऐसे ही शोबों में जैसे मैंने फ्रीलांसिंग का कहा एक बहुत बड़ा शोबा है, तो सियाहत और टूरिज़म एक ऐसा शोबा है जिसको अभी तक बड़े पैमाने पर एक्सप्लोर नहीं किया गया। डोमेस्टिक टूरिज़म और फॉरेन टूरिज़म ये ऐसे 2 बड़े शोबे हैं जिनके अंदर रोज़गार की, एम्प्लॉयमेंट की और बहुत बड़ी गुंजाइश जो है ये मौजूद है। वैसे हमारे कुछ ज़हीन नौजवान जो हैं उन्होंने डोमेस्टिक टूरिज़म की तरफ जो है वो तवज्जो दी हुई है। मैं जब एक निजी यूनिवर्सिटी में पढ़ाया करता था तो उधर भी एंटरप्रेन्योरशिप की जो मैं तबलीग किया करता था तो उसमें कई नौजवानों ने टूरिज़म को इख्तियार किया और आज वो एक बड़ा नाम है अपने शोबे के अंदर। ऐसे ही नौजवानों में से एक नौजवान हमारे साथ आज शरीक गुफ्तगू हैं। मुनीब इशफाक साहब एक टूर ऑपरेटर हैं और इन्होंने बड़े शॉर्ट टाइम के अंदर अपने आप को इस शोबे में मनवाया है। आइए इनसे हम गुफ्तगू करते हैं और जानते हैं कि इस शोबे में ये कैसे आए, कहाँ तक पहुँचे हैं और नौजवानों के लिए इस शोबे में कितना पोटेंशियल जो है मौजूद है। जनाब मुनीब इशफाक साहब, वेलकम टू माय शो। आप कुछ हमें अपने बारे में बताइए कि आप क्या करते रहे हैं, कैसे इस शोबे में आए आप? सो बेसिकली मैंने 2018 में मैंने और मेरी वाइफ ने जो था टूरिज़म का स्टार्ट किया। इससे आपकी तालीम क्या है? आप बेसिकली मैं बैचलर्स ऑनर्स हूँ फ्रॉम पंजाब यूनिवर्सिटी और उसके बाद से मैंने जो है विद द टाइम यानी कि स्टडी के दौरान ही मैंने ये टूरिज़म का काम जो था स्टार्ट कर दिया था। स्टार्टिंग मेरी एज ए टूर गाइड था तो लेकिन फिर विद द टाइम मुझे लगा कि नहीं, मुझे अपना काम स्टार्ट करना चाहिए। टूर गाइड की आपने ट्रेनिंग कहीं से ली या आप शौक में? जी नहीं, मैंने ट्रेनिंग ली थी इसकी। कहाँ से? डिपार्टमेंट बेसिकली जो डिफरेंट कंपनीज़ होती हैं वो हमें ट्रेनिंग्स देती हैं। जैसे जिस कंपनी में ऑलरेडी मैं काम कर रहा था
तो टूरिज्म कंपनी थी? जी, वो ऑलरेडी एक ट्रैवल कंपनी थी। ओके। तो उन्होंने बेसिकली ट्रेनिंग करते हैं प्रॉपर कि आपने क्लाइंट को कैसे बिहेव करना है, उनके साथ किस तरह चलना है, रोड्स का तरीके का हर एक चीज़ के बारे में वो हमें गाइड करते हैं। ओके। तो उसके बाद ये लाइक मैंने टूर गाइड का एज ए काम 2 से 3 साल मैंने टूर गाइड का काम स्टार्ट किया। और फिर 2018 में लाइक मैंने और मेरी वाइफ ने स्टार्ट किया कि जी हम अपना काम स्टार्ट करते हैं। उसकी तो आपकी जो वाइफ थी वो भी इसी शोबे में थी पहले? जी, ओके। वो बेसिकली कनेड कॉलेज से थी, वो प्रेसिडेंट थी। तो एक तो वो ऑल गर्ल्स में यानी कि स्टार्टिंग से वो गर्ल्स के अंदर ही रही हैं। तो उनको बहुत ज़्यादा क्यूरीज आती थी कि वाई नॉट कि आप ऑल गर्ल्स का काम क्यों नहीं स्टार्ट करते। ओके। तो बेसिकली लाइक जब हम लोगों ने स्टार्ट किया था तब टूर्स कंपनीज इस तरह टूर करवाती थी कि एनीबडी कैन ज्वाइन, बस वो कॉल दी है और जो चाहे हाँ उसमें वो आके। जिसमें वो सोलो बॉयज़ बहुत होते थे, कपल्स भी होते थे, फैमिलीज भी होती थी। लेकिन उसमें इश्यूज ये आते थे कि जो गर्ल्स हैं उनको फैमिली से परमिशन नहीं मिलती थी कि वो अननोन बॉयज़ के साथ ट्रैवल कर सके। ओके। तो ये एक बहुत बड़ा एक मेजर इशू था जो कि हमने भी पॉइंट आउट किया कि नहीं यार ये इस पर हमें वर्किंग करनी चाहिए। जैसे मैंने बताया कि मेरी वाइफ कनेड से थी, तो वो सारा एक गर्ल्स का इन्वायरमेंट रहा। तो उनको बहुत ज़्यादा क्यूरीज आई कि आप एक काम स्टार्ट करें, एक गर्ल्स टूर्स को ऑर्गेनाइज़ करें। तो लाइक फिर हमने 2018 में हमने एक ऑल गर्ल्स टूर को अनाउंस किया, ऑल गर्ल्स ट्रिप टूर। जी। ओके। तो उस इसमें पहले ये होता था कि गर्ल्स टूर्स जाते ज़रूर थे लेकिन वो किसी स्पेसिफिक यूनिवर्सिटीज़ के या कॉलेजेस के जाते थे। लेकिन हमने ये स्टार्ट किया था कि फ्रॉम ऑल ओवर दी पाकिस्तान ओके। एनी गर्ल कैन ज्वाइन अस। तो बेसिकली फिर हमने ये स्टार्ट किया और हम विद इन 1 और 2 ईयर बहुत ज़्यादा फेमस हो गए। और फिर अब जो 2018 आपने पहला टूर कहाँ लेकर गए थे? हमने पहला टूर नारान का किया था। कितने दिन का था? वो 3 डेज़ का टूर था। Okay. जिसके अंदर ऑलमोस्ट हमारी 26 गर्ल्स थी। 26 गर्ल्स। इसमें एक फीमेल गाइड थी, लाइक मेरी वाइफ थी और मैं था। ओके। तो वो टूर हमारा बहुत सक्सेसफुल हुआ। और ये 2018 की बात है, 18 की, ठीक 18 है। की बात है। तो कनेड में हम बहुत ज़्यादा फेमस हो गए। तो हमें और ज़्यादा मेरी वाइफ को लाइक हमारे बहुत ज़्यादा क्वीरीज आने लग गई कि जी आप एक और टूर अनाउंस करें। तो हमने लाइक 1 और 2 वीक्स के बाद एक और टूर अनाउंस किया। तो उसमें अल्हम्दुलिल्लाह हमारे पास कुछ 70 गर्ल्स आ गई। वो टूर था कश्मीर का। अच्छा, वो 70 गर्ल्स अक्रॉस पाकिस्तान थी? अक्रॉस पाकिस्तान था। ओके। लाइक वही कह रहा था कि हमने बहुत एक शॉर्ट टाइम में ना, क्योंकि हम बिल्कुल एक यूनिक आइडिया लेकर आए थे मार्केट के अंदर। और उसकी रीज़न भी ये थी कि लोग कंफर्टेबल हों, पेरेंट्स को टेंशन ना हो कि जी हमारी जो बेटियां हैं या बहनें हैं वो किसी अननोन बॉयज़ के साथ जा रही हैं। तो इस वजह से हम लोग बहुत जल्दी फेमस हुए। तो 2023 तक हमने ऑल गर्ल्स टूर्स का ही काम करते रहे। ऐसा नहीं है कि हमने सोलो बॉयज़ को डील नहीं किया, सोलो बॉयज़ को हमने डील किया, लेकिन वो सिर्फ कस्टमाइज और प्राइवेट टूर्स में हमने किया। ओके। और टिल नाउ हम अभी भी सोलो बॉयज़ को डील करते हैं, लेकिन हम अपने जो पब्लिक टूर्स हैं या जो ग्रुप टूर्स होते हैं उसके अंदर हम सोलो बॉयज़ को डील नहीं करते। ओके। हमने 2023 तक सिर्फ ऑल गर्ल्स को डील किया। फिर हमें बहुत ज़्यादा यानी कि डिमांड आने लग गई, यानी कि फैमिलीज़ की तरफ से भी, कि आप लोग मैरिड कपल्स को क्यों नहीं ऐड करते। लाइक वो भी तो एक फैमिली है, सोलो बॉयज़ तो उसमें नहीं होते। अगर बॉयज़ आते हैं तो अपनी वाइफ्स के साथ आते हैं या अपनी बहनों के साथ आते हैं। तो फिर हमने लाइक लास्ट ईयर 2023 से लेकर अब तक अब हमने एक नई चीज़ इंट्रोड्यूस करी, डैट इज़ ऑल गर्ल्स एंड फैमिलीज़। कि गर्ल्स भी सेफ रहेंगी और जो फैमिली जो कपल्स हैं जो सोलो बॉयज़ के साथ नहीं ट्रैवल करना चाहते वो भी हमें ज्वाइन कर सकते हैं। तो इसमें हमें काफ़ी ज़्यादा सक्सेसफुल हुए हैं हम लोग। और टिल नाउ अब हमारे ऑल गर्ल्स ट्रिप्स भी जाते हैं, हमारे गर्ल्स एंड फैमिली टूर्स भी हर वीक जाते हैं। और अल्हम्दुलिल्लाह हमें बहुत अच्छा फीडबैक आता है बिकॉज ऑफ आवर सर्विसेज। सिर्फ ये नहीं है कि हम लोग सिर्फ ये एक ट्रिप अनाउंस कर रहे हैं जिसमें ऑल गर्ल्स हैं, बट दूसरी चीज़ जो मैटर करती है वो होती है हमारी सर्विसेज, कि हम कितने पैसों में क्या चीज़ दे रहे हैं। जो हमारा मेन फोकस है डैट इज़ होटल अकोमोडेशन। हमारी गाड़ियाँ लग्जरी होनी चाहिए, बिल्कुल न्यू मॉडल्स होने चाहिए, क्योंकि नॉर्थ में जाना होता है, पुरानी गाड़ी का कोई काम नहीं है। वो कहीं बीच रास्ते में आकर साथ छोड़ जाए तो नोबडी इज़ रिस्पॉन्सिबल और सारा टूर जो है वो पहले दिन ही ख़राब हो जाता है। तो बेसिकली हमारा मेन फोकस जो है वो सर्विसेज के ऊपर होता है। अब हम माशाल्लाह काफ़ी टाइम से हमारे बाय टूर्स वो बहुत ज़्यादा फेमस हो चुके हैं। लाइक 2-3 डेज अगो मुझे लक्सिस जो ग्रुप है, जैसे लक्सिस हुंजा है, हिमा लक्सिस है, जैन लक्सिस है, इनकी तरफ से मुझे अवार्ड भी मिला है, हमारी कंपनी को अवार्ड मिला है टॉप बुकिंग्स के लिए। बाय बुकिंग्स जो थी हमारी सबसे ज़्यादा थी। तो ये सब कुछ जो है वो बेसिकली हमारा चल रहा है अभी, और अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी अच्छा काम जा रहा है अभी तक। अच्छा, आप जो टूर लेके जाते हैं, आपका
एक फोकस तो जाहिर है अच्छी सर्विसेज देना है, लेकिन आप एक्सप्लोरेशन के वाले से आप किन इलाकों में लोगों को ले जाना बेहतर समझते हैं? तो बेसिकली जो सबसे हमारा फेवरेट जो प्लेस है डैट इज़ हुंजा। हुंजा, ओके। बिकॉज लोग बहुत एजुकेटेड है, बहुत मोहब्बत से पेश आते हैं, और सबसे बड़ी बात है नीट एंड क्लीन। और वहाँ का जो लिटरेसी रेट है डैट इज़ 98.9%। मतलब वहाँ का जो एक वेटर भी होगा ना, जो आप रेस्टोरेंट में जाएंगे वो भी इंग्लिश बोलेगा आपसे। तो उसका जो इन्वायरमेंट है वो लोगों को उनका कल्चर दिखाना हमें बहुत पसंद है, क्योंकि वहाँ के लोगों का बिहेवियर बहुत अच्छा है। अगर मैं कंपैरिजन करूँ या मरी या नारान की, वो लोग थोड़ा सा पंजाब की साइड पे आ जाते हैं तो उनका बिहेवियर थोड़ा सीज़न के अंदर थोड़ा ज़रा ऑफ हो जाता है। लेकिन अगर हुंजा और स्कर्दू भी बहुत अच्छा है, लेकिन मैं जो अगर टॉप रेटिंग करूँगा तो डैट इज़ हुंजा। एक तो खूबसूरती बहुत ज़्यादा है, वहाँ पे झील बहुत प्यारी हैं, रास्ते बहुत खूबसूरत है। काराकोरम हाईवे यानी कि पाकिस्तान के पूरी दुनिया में मशहूर है, KKH। तो बहुत खूबसूरत जगह है हुंजा। मुझे तो लगता है हर बंदे को देखना चाहिए हुंजा, जितनी खूबसूरत वो जगह है। और आपका यानी एक्सपीरियंस ये है कि हुंजा के लोग जो हैं वो और आम तौर पे जो आपने जिन दीगर इलाकों का जिक्र किया है वो सीज़न के दौरान आपने कहा कि वो थोड़ा सा जी जी महंगे हो जाते हैं। जैसे वो क्लाइंट्स की रेशो ज़्यादा होती है, तो वो जो कमरा जो होता है 10,000 का वो 30,000 पे बेचते हैं। और ये बड़ी कॉमन सी चीज़ है, ये मरी में भी होता है, नारान में भी होता है। लाइक 2 years अगो आपने वो वाक़या देखा ही होगा जो स्नोफॉल में सारे लोग जो फंसे थे, कि वहाँ पर एक एक रात में 50-50 हज़ार रुपये का रूम बिका है। लोगों ने हज़ार रुपये का सिर्फ एक बॉयल एग जो है वो बेचा है, और काफ़ी लोग इस वजह से मरे भी हैं। लेकिन इसमें मैं जो कमी कहूँगा वो गवर्नमेंट की ज़रूर कहूँगा। अच्छा, नहीं लोगों की आप नहीं समझते आमतौर पे देखिए कि बेसिकली ये जो लोग जाते हैं वहाँ पर तो उनको भी तो देखना चाहिए ना? नहीं, बेसिकली देखें, हम अपना एक लीडर चुनते हैं ना, वो इस वजह से चुनते हैं कि वो हमें गाइड करेगा। आवाम को नहीं पता कि आगे कितना रश है, ठीक है। गवर्नमेंट को तो पता है कि यार अगर मरी में कैपेसिटी 30,000 कार्ड्स की है, 40,000 कार्ड जा चुकी हैं, तो ये गवर्नमेंट का बनता है कि वो रोक दे 12 कोस से गाड़ियों को आगे ना जाने दे, कि आप ना जाके जाएं। लोगों को नहीं गाइड किया गया, रास्ते खुलते रहे, लोग जाते रहे। स्नोफॉल का एक पूरा स्टॉर्म आया, लोग उसकी वजह से मरे हैं। अगर उनको 12 को पे ही रोक दिया जाता, हमारी आर्मी है, पुलिस है, गवर्नमेंट है पूरी, वो वहाँ पे 12 को पे रोक देते कि यार आगे बहुत ज़्यादा रश है, आगे अकोमोडेशन ख़त्म हो चुकी है, फूड का कोई निज़ाम नहीं आगे बचा, आप 12 को पे रोक, जो लोगों को ज़बरदस्ती भेज देते, तो मेरे ख्याल से कि लोग काफ़ी जो मरे हैं वो बच जाते। अच्छा, वैसे आपकी बात ये दुरुस्त है कि हुकूमत का भी इसमें किरदार है, लेकिन मैं देखता हूँ आमतौर पे रोड्स पे ट्रैफिक की बात, ये ट्रैफिक का ही हुआ ना कि जी। तो ट्रैफिक में एक वार्डन खड़ा होता है, तो उसका तो काम ये है कि वो गाइड करे लोगों को कि एक तरफ 3 तरफ को रोक के चौथी तरफ वो ट्रैफिक को जाने देता है, फिर वो उसको रोकता है, फिर दूसरे को जाने देता है। तो हम देखते हैं कि वो कोई रिक्शे वाला, कोई मोटरसाइकिल वाला, वो अपनी जान पे खेल कर वो इशारा काट के वो गुजर जाता है, और फिर जब फंस जाते हैं तो वो ट्रैफिक वाला कहता है ठीक है, ये मरना चाहते हैं जन्नत में जाएं, वो साइड पे खड़ा हो जाता है। तो पब्लिक का भी रवैया तो बहुत मैटर करता है। लेकिन मेरे नज़दीक जो भी है वो गवर्नमेंट के रूल्स एंड रेगुलेशंस जो हैं वो बहुत मैटर करते हैं। अगर इतनी स्ट्रिक्टनेस होगी कि अगर पता होगा कि यार मैं अगले इशारे पे जाऊंगा, मेरे आगे बंदों ने पकड़ लेना या पुलिस वाले पकड़ लेंगे, तो एक ऑटोमेटिकली आपके अंदर एक डर पैदा हो जाता है। कोई भी कौम जो है वो बाय बर्थ जो है वो अच्छी नहीं होती, ये मेरा मानना है। डंडा चाहिए अवाम को, और हमारी अवाम जो है, बल्कि पूरा एशिया ही ऐसा है कि ये डंडे के जोर पे चलेगी। अभी जैसे हेलमेट का हुआ कि जी हर किसी को चालान होगा, अब आप रोड्स पे देखते हैं कि हर बंदे ने हेलमेट पहना हुआ है। यानी बंदों की तरह नहीं, बंदों की तरह नहीं है, नहीं गधों की तरह इनके साथ बिहेव किया जाए, डंडा चलाया जाए। तो आपका भी यही तजुर्बा है। अब जैसे सबको पता है कि सीजन में इन एरियाज में, नॉर्थर्न एरियाज में बहुत ज़्यादा रश होगा, जैसे ईद है, हर बंदे को छुट्टी होती है, तो मुझे लगता है कि लोगों को खुद भी ख्याल करना चाहिए कि यार ऑलरेडी बहुत ज़्यादा रश होगा, हम रुक जाते हैं, लेकिन लोग भी नहीं रुकते। तो ये भी मेरे ख्याल में इसमें लोगों का भी बहुत ज़्यादा फॉल्ट है। लेकिन दूसरी साइड पर अगर गवर्नमेंट को देखा जाए तो उनको भी अपने रूल्स एंड रेगुलेशन ऐसे बनाने चाहिए कि अगर उनको लगे कि आगे कैपेसिटी ख़त्म हो गई या अकोमोडेशन ख़त्म हो गई है तो उनको पीछे ही रोक देना चाहिए। ये मेरा मानना है। ये बात आपकी
असूली तौर पर दुरुस्त है कि एक आम शहरी को तो इतनी मालूमात नहीं होती। ये गवर्नमेंट का फ़र्ज़ है कि वो शहरियों को बताए और फिर जो शहरी वायलेशन करें जी उनको बाय हुक और बाय क्रुक जो है वो रोके। अच्छा, आप ये बताइए, आपको 7 साल हो गए हैं जी और आप इससे खुश भी हैं। जी। आप इस शुबे में पहले ये बताइए कि मसाइल क्या क्या है? मसाइल सबसे ज़्यादा तो एक तो ये है कि एक जब लैंडस्लाइडिंग हो जाती है, सपोज मतलब ठीक है लैंडस्लाइडिंग हो जाती है तो जितना टाइम लगना चाहिए उतना नहीं लगता, बहुत ज़्यादा डिले आ जाता है गवर्नमेंट की तरफ से। लाइक लास्ट ईयर आई वाज इन हुंजा, मेरे साथ कुछ फॉरेनर्स थे, तो हम खुंजराब पास वाली साइड पे लैंडस्लाइडिंग हो गई। ठीक है, वो फॉरेनर्स थे, उनको तो ये था मेंटली कि अभी 5 मिनट में कोई हेलीकॉप्टर्स आएंगे, हमें बचा के ले जाएंगे, रेस्क्यू कर लेंगे। तो 1 घंटा गुजरा, 2 घंटे गुजरे, देवर पैनिक के पता नहीं क्या, क्योंकि वहाँ पर टेम्परेचर -4 चल रहा था और वो इतने क्यों पैनिक हो गए थे कि क्या करें, अब हम क्या करें क्योंकि हमारी गाड़ी तो फंसी हुई थी वहाँ पर। तो कोई भी नहीं आया, ऑलमोस्ट हम वहाँ पर कोई 4 to 5 आवर्स खड़े रहे, कोई भी नहीं आया -4 टेम्परेचर में। जी, वहाँ पर हम लोग खड़े रहे। फिर हमने ये किया कि मैं फोनर्स को लेकर हमने उनको रोड क्रॉस करवाई। मैंने रोड नहीं, बेसिकली जो सारी स्लाइड हुई थी, बड़ा एक मुश्किल एक डेंजरस काम था जो कि मैंने फॉरेनर्स के साथ किया। बस उनकी हालतें देख के हम तो आदी हो गए हैं ना इन चीज़ों के कि स्लाइड हो गए, हमें 10 घंटे वेट करना पड़ सकता है। लेकिन वो फॉरेनर्स तो नहीं थे, वो तो यही था कि अभी रेस्क्यू आएगी, अभी टीम्स आएंगी, हमें पता नहीं कहाँ से उठा के ले जाएंगे, बट ऐसा नहीं था। फिर उनको मैं लेकर गया, फिर स्लाइड क्रॉस करवाई, फिर वहाँ पर एक गाड़ी खड़ी हुई थी, फिर उसको मैंने रेंट दिया, कुछ स्लाइड के उस पार खड़ी हुई थी। तो फिर ये इधर वाली रह गई, इधर वाले इधर ही रह गए थे। तो फिर मेरा जो ड्राइवर्स था, फिर मैंने ऑलमोस्ट कोई मेरे अकॉर्डिंग को 7 to 8 आवर्स के बाद वो स्लाइड उन्होंने क्लियर किया। अच्छा। लेकिन वो मैं ये था कि अल्हम्दुलिल्लाह मुझे गाड़ी वहाँ उस वाली साइड से मिल गई कि मैंने फॉरेनर्स को वहाँ पर बैठाया और मैं लेकर उनको जो मेन सिटी था हुंजा का वहाँ तक ले आया। लेकिन एक बात ये थी कि एक बहुत बैड इमेज चला गया आपका कि यहाँ पर कोई बचाने नहीं आता, तो ये एक बड़ा बैड इमेज है, लेकिन गवर्नमेंट उस पर काम करना चाहिए। दूसरी बात ये कि टूरिज़्म को अगर आपने प्रमोट करना है तो ये जो आप टूल्स और टैक्स वगैरह हैं ये बहुत ज़्यादा होते हैं। मतलब आप रोड पे चलते हैं तो मतलब गाड़ियों के बिला वजह के चलान हैं, हर जगह पे आपको रोक लेते हैं कि ये चलान है वो चलान है, मतलब इससे टूरिज़्म प्रमोट नहीं होगी, आपकी एटलीस्ट डिक्रीज़ पे ही जाएगी, नीचे ही आएगी टूरिज़्म। गवर्नमेंट को चाहिए कि इस चीज़ के ऊपर ध्यान दे कि सिर्फ पैसे कमाने पे ना रहे। आई नो कि इनकरेज करे। इन्होंने गवर्नमेंट की तारीफ भी बनती है कि इन्होंने जिस तरह के रोड्स बनाए हैं, लाइक अगर हम आज से कोई 15 to 20 ईयर्स अगो बात करें तो ऐसे रोड्स नहीं थे, लोग नारान या हुंजा जाने का सोचते भी नहीं थे। अब ये है कि आप एक बाइक के भी ऊपर स्कर्दू भी जा सकते हैं, हुंजा भी जा सकते हैं, रोड्स इतनी क्लियर हैं, इतने यानी कि साफ सुथरे रोड्स हैं। लेकिन बात करें कि ये जो टूल्स एंड टैक्स हैं ये बहुत ज़्यादा है, हर जगह पे चलान होना, मतलब जो एक ऑब्वियसली बात है, टूरिज़्म की गाड़ी आ रही है, आप उनको सपोर्ट करना चाहिए कि यार ये लोग लेकर आ रहे हैं। मतलब हम एज ए कंपनी में देखूं तो हमें एक रोड पे जाते जाते 15-20 हज़ार रुपये के चलान हो जाते हैं। उससे क्या होता है, हम अपनी कॉस्ट बढ़ाते हैं, तो कॉस्ट जब बढ़ाते हैं तो जो लोग टूर पे जाना चाहते हैं वो पीछे हट जाते हैं, क्योंकि हर एक बंदे की एक अफोर्डेबिलिटी एक अफोर्ड नहीं कर पाते वो। तो ये गवर्नमेंट को चाहिए कि इस चीज़ के ऊपर देखें और होटल्स वालों के साथ कोई एग्रीमेंट करें कि आप इस फिक्स रेट रखें, इससे ऊपर मत जाएं। क्योंकि जैसे अभी नारान अभी सीज़न स्टार्ट हो गया हुआ है, जून से मई से स्टार्ट हो जाता है। अब नारान की बात करें, ईद पे बहुत बेइंतहा रश होगा। अब जो रूम की प्राइस 5,000 है वो रूम की प्राइस 25,000 पे चली जानी है। अब जो लोग फैमिलीज के साथ गए होते हैं वो गाड़ियों में रात नहीं गुजार सकते, वो मजबूरी उनको लेना पड़ता है। अच्छा मुनीब साहब, एक शॉर्ट ब्रेक हम जा रहे हैं, यहीं से हम इंशाल्लाह अपनी गुफ्तगू शुरू करेंगे। नाज़रीन, आप एक नौजवान एंटरप्रेन्योर की गुफ्तगू सुन रहे हैं, हम एक शॉर्ट ब्रेक पर जा रहे हैं, हमारे साथ रहिए। नाज़रीन वेलकम बैक। नाज़रीन, हम बात कर रहे थे सियाहत, उसके मसाइल और नौजवानों के लिए इस शोबे में एक्सेल करने के मौक़े। हमारे साथ आज शरीक गुफ्तगू हैं जनाब मुनीब इशफाक साहब, जो एक कामयाब टूर ऑपरेटर्स के तौर पे काम कर रहे हैं। आइए हम उनसे वहीं से अपनी गुफ्तगू का दोबारा आगाज़ करते हैं जहाँ वक्फे से पहले हम थे। जी, तो बात हो रही थी मसाइल की, टूर ऑपरेटर्स के मसाइल,
सियाहत की जो फ़रोग के रास्ते की रुकावटें हैं उन पर आप बात कर रहे थे। एक तो आपने कहा कि टोल टैक्स बहुत ज़्यादा है, जी जी चालान बहुत ज़्यादा होते हैं। तीसरा कि होटलों के जो लोग, होटल ओनर जो हैं, जो एक्सप्लॉयटेशन करते हैं जी जी सीज़न के दौरान, उस पर हुकूमत को सख्त कदम लेना चाहिए। जी जी, ये तो बिल्कुल सही कहा है कि ये चीज़ें जो है जब तक गवर्नमेंट नहीं देखेगी हमारी टूरिज़्म उस तरह की नहीं प्रमोट होगी। अगर हम अपने बिल्कुल ये नेबर जो है हमारे इंडिया, उसको देखें तो वहाँ पर टूरिज़्म के रेट्स बहुत कम है, वहाँ पर टूरिज़्म बहुत ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू पाकिस्तान। वो लेकिन बहुत ज़्यादा पॉपुलेटेड कंट्री भी है, लेकिन उनका टूरिज़्म बहुत ज़्यादा पाकिस्तान से सस्ता है, सस्ता भी बहुत ज़्यादा। लेकिन अगर हम रेट्स की बात करें, अगर हम कन्वर्जन भी करें अपनी करेंसी का, फिर भी उनके जो रेट्स हैं वो हमसे बहुत कम है, क्योंकि उनको फैसिलिटीज़ बहुत ज़्यादा किया जाता है, होटल्स की तरफ से भी किया जाता होगा, टोल्स एंड टैक्स की तरफ से भी किया जाता होगा। तो दिस इज़ वाई कि उनका रेट जो है वो कम है पाकिस्तान से, और वहाँ पे फॉरेनर्स बहुत ज़्यादा आते हैं। हमारा इमेज जो है ऑल ओवर दी पाकिस्तान, ऑल ओवर दी वर्ल्ड, वो एज़ कम्पेयर टू इंडिया थोड़ा सा यानी कि कह सकते हैं कि बैड इमेज है। बैड किस सेंस में? बेसिकली जिस तरह आप कह सकते हैं कि जो हमारे ऊपर जो टेररिज्म की वजह से लोग एक इमेज बना हुआ है, लाइक हम काफ़ी टाइम से फॉरेनर्स को डील कर रहे हैं। लाइक मेरे काफ़ी क्लाइंट्स हैं जो फॉरेनर्स भी हैं, लेकिन वो आके यहाँ पे बहुत खुश होते हैं, लेकिन वो बात ये ज़रूर करते हैं कि हमारा जब बाहर कंट्रीज़ में हमारा इमेज अच्छा नहीं है, वो प्रेफर करते हैं पाकिस्तान को इंडिया पे। वो कहते हैं कि हम इंडिया जाना, उधर चले जाएं, क्योंकि यहाँ पर जो हमारा एक बैड इमेज बना है, गवर्नमेंट को चाहिए कि वो पूरे यानी कि दुनिया में हमारा एक ऐसा इमेज बनाए कि यहाँ पर फॉरेनर बहुत से ज़्यादा आएँ। जैसे अब बहुत ज़्यादा व्लॉगर्स यहाँ पर आते हैं, हमारी मेहमान नवाजी जो है मेरे ख्याल में पूरी दुनिया में कोई कंपेयर नहीं कर सकता। हमारे पेशावर चले जाएं या नॉर्दर्न एरियाज़ में चले जाएं, फॉरेनर्स आते हैं, लोग उनसे खाने के पैसे नहीं लेते, होटल्स में फ्री के स्टे देते हैं, लोग आके खुश होते हैं, लेकिन उस तरह का रुझान नहीं है जिस तरह का फॉरेनर्स का होना चाहिए। अच्छा, एक बात बताइए, आपने जो मसाइल बताए, सहूलियात के हवाले से भी कहा जाता है कि जो सियाहों को सहूलियात दीगर ममालिक में मिलती हैं, जी जी, वो हमारे यहाँ पर नहीं है। सबसे बड़ा जो इशू है वो है नेटवर्क इशू। मतलब नॉर्दर्न एरियाज़ में मतलब कि नेटवर्क ही नहीं है, आप मोबाइल सर्विस ही नहीं है। अब बहुत से एरियाज आप हुंजा चले जाएं, स्कर्दू चले जाएं, इवन आप नारान चले जाएं, आप नारान सिटी में जाएंगे तो सिग्नल आएंगे, वो भी कुछ सिम चलेंगी। जैसे आपने नारान को क्रॉस किया आपकी सिम बंद हो जाएगी। अब लाइक एज ए मैं टूर ऑपरेटर हूँ, तो मुझे टेंशन रहती है कि यार पता नहीं मेरी गाड़ी कहाँ पे पहुँची। अगर मैं लाहौर में हूँ, मैं खुद टूर में नहीं हूँ, मेरे कुछ गाइड गए हुए हैं साथ, तो मुझे राब्ता ही नहीं हो पा रहा होता कि मेरा गाइड इस टाइम कहाँ पर है, मेरी गाड़ी कहाँ पर है। इसी तरह जो फैमिलीज़ हैं, उनके जब रिलेटिव्स गए हुए हैं, वो फिर हमें फ़ोन करते हैं कि जी वो कहाँ पर पहुँचे हैं। इवन हमें भी नहीं पता था वो कहाँ पर है, लेकिन वो हमें पता तो होगा कि इस रोड पे वो चढ़ गए होंगे तो यहाँ पर सिग्नल नहीं आते। तो ये बात हम ज़रूर कहते हैं कि यार अभी सिग्नल नहीं आ रहे, तो आप कुछ देर बाद कांटेक्ट कीजिएगा, उनके नेट आ जाएगा, सिग्नल आ जाएंगे। तो ये एक बहुत बड़ा मसला है कि नेटवर्क नहीं है। ओके, तो ये यानी कि हम लोग बहुत ज़्यादा फेस करते हैं ये वाला इशू जो नेटवर्क। और जैसे लैंडस्लाइडिंग का इशू मैंने आपको बताया कि वो प्रॉपर वे में जो है वो नहीं डील करते, और जब रश बहुत ज़्यादा हो जाता है, ट्रैफिक बहुत ज़्यादा फंसती है, मतलब लोग 10-10 घंटे लाइनों में फंसे रहे हैं, 4-4 घंटे मतलब एक रोड से निकलने में ही लग गया। तो ये एक बहुत बड़ा मसला है। दूसरा जो इन्फ्लेशन की बात करें, फ्यूल बहुत महंगा। टूरिज़म में मेरे ख्याल में हम एज ए टूर ऑपरेटर जो चीज़ देखते हैं ना यार, फ्यूल बहुत महंगा है, तो इस वजह से हमें अपने रेट्स बढ़ाने पड़ते हैं, तो इसकी वजह से टूरिज़म जो है वो कम हो जाती है। तो ये एक बहुत बड़े मसले हैं कुछ। अच्छा, आप एक यंग एंटरप्रेन्योर के तौर पे आप नए नौजवानों के लिए, ख़वातीन हज़रात के लिए आप क्या इम्कानात देखते हैं इस शोबे में कामयाबी के? इस शोबे के अंदर बहुत ज़्यादा पोटेंशियल है। ओके, लेकिन अगर आप अच्छे तरीके से काम करें, ये नहीं है कि आप बस बिला वजह टूर लगा दिया कर दिया, मेरे ख्याल में उससे कुछ भी नहीं होता। अल्हम्दुलिल्लाह मैंने, मेरी वाइफ ने स्टार्टिंग से एक चीज़ पे फोकस किया था कि हमने अपने क्लाइंट को सर्विस देनी है, और जिस रूम में या जिस होटल में हम खुद रहना पसंद करते हैं, हमारा क्लाइंट भी वहाँ पर स्टे करे। यही रीज़न है कि विद वेरी शॉर्ट टाइम हम लोग इतने ज़्यादा पॉपुलर हो गए बिकॉज ऑफ आवर सर्विसेज, कि इन्होंने यार खाना बहुत अच्छा देते हैं। लाइक हमें
हर एरिया का पता है कि यार इस रेस्टोरेंट से लाहौरियों को खाना अच्छा मिलना है, क्योंकि लाहौरी जाते हैं वो खाना खाना खाना, क्योंकि लाहौरी कहते हैं कि हमें खाना अच्छा नहीं मिलता, खाने के लिए जाते हैं। खाने के लिए जाते हैं, ये टूरिस्ट करने नहीं जाते मोस्टली, ये खाने जाते हैं, तो इनको खाने का बड़ा इशू होता है। तो अब हमारे जितने भी एरियाज़ हैं, स्कर्दू हो गया, हुंजा हो गया, कश्मीर हो गया, नारान हो गया, कलाम हो गया, हमने पिन पॉइंट किए हुए कि हमने अपने क्लाइंट्स को इन रेस्टोरेंट्स में भेजना है, इन होटल्स में भेजना है, कि हमारी सर्विसेज के ऊपर कोई सवाल ना उठा सके। तो मैं तो जितने भी आने वाले नौजवान हैं उनको भी यही कहूँगा, अगर आप काम करना चाहते हैं, इस काम के अंदर बहुत ज़्यादा पोटेंशियल है, तो आप अपनी सर्विसेज के ऊपर बहुत ज़्यादा फोकस रखिएगा। होटल सर्विसेज को देखें, आप गाड़ियाँ अच्छी देखें और अच्छे तरीके से काम करेंगे, विद द टाइम आप भी अल्हम्दुलिल्लाह ऊपर आ जाएंगे। यानी आप समझते हैं कि ये टूरिज़्म और टूर ऑपरेटर का जो शोबा है ऐसा है जिसके अंदर नौजवान आके तो कामयाब हो सकते हैं। जी जी बिल्कुल। अच्छा, आप एक बात बताइए, इसमें इन्वेस्टमेंट कितनी दरकार होती है फॉर इनिशियल बिजनेस के लिए स्टार्ट करने के तो बेसिकली जो इनिशियल इन्वेस्टमेंट है, इसमें भी वैसे गवर्नमेंट के साथ मेरा थोड़ा सा इशू ये रहेगा कि इस पे जो लाइसेंस लेना पड़ता है हमें, ठीक है, वो हमें कॉस्ट करता है कि 2 लाख से 4 लाख का। एक इनिशियल एक एंटरप्रेन्योर है, उसके बाद इतनी इन्वेस्टमेंट समटाइम नहीं होती कि वो इतनी इन्वेस्टमेंट कर सके। तो गवर्नमेंट को ये चाहिए कि वो लाइसेंस जो है अपनी प्राइस कम करें। ये लाइसेंस कौन देता है? ये बेसिकली DTS है, डिपार्टमेंट टूरिज्म सर्विसेज वाले, ये गवर्नमेंट की तरफ से लाइसेंस मिलता ये है। गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान का इदारा? जी जी, DTS इसको कहते हैं, DTS लाइसेंस, ओके, DTS डिपार्टमेंट ऑफ टूरिज्म सर्विसेज, DTS गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान का ये लाइसेंस देते हैं। जी जी। ओके। तो बेसिकली इसमें काफ़ी टाइप की होती हैं। अगर आपने फॉरेन टूर्स करने हैं, मतलब इंटरनेशनल टूर्स भी करवाने हैं, तो उनकी रिक्वायरमेंट कुछ और है। लेकिन अगर हम सिर्फ डोमेस्टिक की बात करें तो वो हमें ऑलमोस्ट कॉस्ट करता है 2 लाख से 4 लाख। उसके अंदर आपके पास गाड़ी होनी चाहिए जो कंपनी के नाम पे हो, फिर इसके अलावा आपका ऑफिस होना चाहिए। गाड़ी से मुराद बड़ी गाड़ी नहीं, 800 सीसी से यानी कि गाड़ी आपकी कंपनी के नाम पर होनी चाहिए। फिर आपको यानी कि लाइसेंस की एक रिक्वायरमेंट्स हैं। ओके। तो ये चीज़ें जो है वो कम होनी चाहिए। अच्छा, एक गाड़ी हो गई और एक ऑफिस आपका होना चाहिए। ओके। और बेसिकली जो क्या कहते हैं, सिक्योरिटी के तौर पर आपने बैंक एक को अपना गारंटर बनाना होता है। ओके। तो उस अकाउंट के अंदर आपने पैसे रखने होते हैं, तो वो ऑलमोस्ट कोई 4 लाख का है कि वो आपने रखने हैं वहाँ पर, ताकि जो है वो फिर आपको लाइसेंस मिलता है। अच्छा, एक तो ये है इसमें कि लाइसेंस की फीस ज़्यादा है। जी। एक ये इन्वेस्टमेंट है, लाइसेंस ले लिया, नेक्स्ट इसमें ऐसा कोई इतनी इन्वेस्टमेंट नहीं है, आपकी PR के ऊपर डिपेंड करता है। अगर आप अच्छे खुद, लेकिन ऐसा नहीं है कि आपने खुद कहीं का टूर किया ना हो और आप टूर करवाने चले गए, पता कुछ ना हो, तो आप गाड़ी में बैठ गए, अपने यार दोस्त इकट्ठे किए, टूर करवा दिया, ऐसा नहीं होता। क्योंकि डिफरेंट लोग आते हैं, अगर आपके साथ अटैच हो रहे हैं तो आपका एज ए टूर गाइड फ़र्ज़ बनता है क्योंकि उनको अच्छा टूर करवाएं। ओके। तो उसमें इन्वेस्टमेंट ऐसे जितनी नहीं होती, आपकी जो बुकिंग्स हैं वो ऑनलाइन हो जाती हैं। आपकी एटेंडरीज अगर आप खुद गए हुए हैं तो आपको पता होगा कि आपने कहाँ से जाना है, कौन सा रास्ता, क्या इन्स हैं क्या आउट्स हैं, आपको आइडिया होता है। Okay. लेकिन आजकल के कुछ टूर ऑपरेटर्स हैं जो टिकटॉक के ऊपर बड़े बने पड़े हैं, लाइक खुद भी कभी नहीं गए हुए, आप उनसे कुछ चीज़ का पूछ लो, लाइक एक माउंटेन की हाइट ही पूछ लो तो वो इनको नहीं पता होती। बस वो टिकटॉक के ऊपर काम कर रहे हैं, बड़े बड़े फेमस नाम है, सर्विसेज का नहीं आइडिया उनको, कभी खुद नहीं गए हुए लेकिन टूर करवा रहे हैं, और फिर उनके बाद टूरिज़्म बड़ी बदनाम होती है उनकी वजह से। लोग फिर पेजेस के ऊपर उनके रिव्यूज़ लगते हैं, ऑनलाइन आते हैं, लोग उनके बारे में बड़े बैड इंप्रेशन जाता है, पाकिस्तान का इंप्रेशन बहुत बुरा जाता है। लाइक एक कंपनी गंदा काम करती है तो जो अच्छा काम कर रहे हैं वो भी बदनाम हो जाता है। इस वाले से ये जो TDS है ये कुछ नहीं करती? नहीं कर रही, क्योंकि हम लोग काफ़ी देर से आवाज़ उठा रहे हैं। लाइक बहुत ज़्यादा आजकल पता है सोशल मीडिया का दौर है, लोग पेज बनाते हैं कि जी हमारी टूर कंपनी है, हमारे साथ टूर करें, सस्ता सा टूर लगा देते हैं। इसमें मैं जो पब्लिक है उनको भी बहुत ज़्यादा कहूँगा कि उनका बहुत ज़्यादा कसूर है। रीज़न ये है कि वो सस्ते के पीछे भागते हैं, सस्ते में फिर वो सस्ता ही मिलता है। लाइक बहुत सी भी रिसेंट इश्यूज़ हुए हैं कि वो ऑनलाइन क्योंकि वो पेमेंट दे देते हैं, एडवांस पेमेंट होती है, जो पब्लिक टूर्स होते हैं या कस्टमाइज टूर्स होते हैं, लोग जो है वो ऑनलाइन पेमेंट्स कर देते हैं, कोई जानबीन नहीं करते कि कंपनी कैसी है भी कि नहीं। बस वो फेसबुक के ऊपर, इंस्टाग्राम के ऊपर देख लिया, अच्छा जी वो
पोस्ट लगी हुई थी, बाकी कंपनीज 25,000 का टूर बेच रही थी, ये 15,000 का बेच रही हैं, चलो इनके साथ ही चलते हैं, सस्ते के पीछे भागते हैं। और जब एट दी एंड पता क्या चलता है कि वो तो कंपनी है ही नहीं, एग्जिस्ट ही नहीं करती, और वो पैसे गायब हो जाते हैं। ये बहुत ज़्यादा हो रहा है। इसमें जो है आई थिंक 70 to 80% पब्लिक का कसूर है। ओके। क्योंकि वो सस्ते के पीछे भागते हैं और तहकीक नहीं करते। आप मुझे पब्लिक को चाहिए कि आप प्रॉपर तहकीक करें, उनके ऑफिस जाएं, आप चेक करें। आप चाहे एक ही सीट बुक करवा रहे हैं, आप एक दफ़ा पूरी अपने एरिया से, अपने इर्द गिर्द से पहले पता तो करें कि आया वो कंपनी एग्जिस्ट भी करती है कि नहीं, उसने कभी टूर भी करवाया कि नहीं, कि वो फेक ही वीडियोस लगा रहा है, लोगों की वीडियोस लगा देते हैं। तो इसमें पब्लिक का भी कसूर है और गवर्नमेंट पाकिस्तान का भी है कि वो ऐसे पेजेस को चलने क्यों दे रही हैं। इतने फ्रॉड हो रहे हैं, हर साल केसेस आ रहे हैं, हर साल FIR रजिस्टर्ड हो रही हैं इन कंपनीज के बारे में कि जो फेक काम कर रही हैं, एडवांस ले लेती हैं, उसके बाद गायब हो जाती है, नंबर बंद कर देते हैं। तो इसमें दोनों का ही मैं कसूर कहूँगा, गवर्नमेंट का भी कहूँगा, पब्लिक का भी कहूँगा। और ये ज़्यादातर ये फ्रॉडुलेंट कंपनियां हैं। जी जी। तो फेसबुक पे लगाया और पैसे लिए और गायब हो गए। तो इसका मतलब कोई हुकूमत के पास इसका कोई हल नहीं है। हल ट्रैक कर सकते हैं, मतलब एक ऑब्वियस ही बात है, हमारे पाकिस्तान काफ़ी ज़्यादा टेक्नोलॉजी में आगे चला गया है। अगर एक कंपनी जिस नंबर से कांटेक्ट हुआ है, तो अगर हम अब पुलिस में FIR करवाएं, जी इस नंबर पे हमने एडवांस भेजा था, इनका रिप्लाई नहीं आया, नंबर बंद हो गया, तो एटलीस्ट पुलिस उसको ट्रैक डाउन कर सकती है। और उनको मेरे ख्याल में इबरत का निशान बनाना चाहिए। तो उनको फेसबुक पे ला के बदनाम करना चाहिए कि जी ये वो लोग थे, ताकि जो आने वाले लोग हैं जो ऐसा करने का सोच रहे हो तो वो पीछे हट जाएंगे। तो अभी तक इसके बारे में मैंने नहीं देखा, सीरियसली मैंने नहीं अभी तक देखा कि इसके बारे में कुछ हो रहा, लेकिन हर साल एक नई कंपनी के बारे में, रिसेंट अब कुछ 1-2 कंपनीज आई हैं, उनके बारे में भी सेम इश्यूज चल रहे हैं कि जी पैसे लेके भाग गए। तो मेरे ख्याल में अभी तक इसके बारे में कुछ किया नहीं गया, जो कि करना चाहिए, क्योंकि इसकी वजह से हम लोग भी बदनाम हो रहे हैं। अच्छा, वैसे मुनीब साहब आपकी बात सुन के मुझे लगता है कि टूरिज़्म तो चलो एक इतना अहम शोबा नहीं है जितना हमारा हज ऑपरेशन अहम है। जी। तो हज ऑपरेटर्स भी बहुत सारे हैं जो अवाम के साथ त्रौ करते हैं। जी। उनका हमारे हुक्मरान कुछ नहीं कर सकते, और वो तो बहुत बड़ी इन्वेस्टमेंट है। ठीक है। तो ये आप जिन टूर ऑपरेटर्स की बात कर रहे हैं, वैसे इसमें ये है कि हुकूमत तो ठीक है, अपनी जगह पर है, हुकूमत को क्या करना चाहिए, लेकिन जो अवाम खुद अपने राइट्स को, अपने पैसों को प्रोटेक्ट करने के लिए जो कम से कम प्रिकॉशंस हैं वो नहीं लेते, तो मेरा ख्याल है फिर ऐसे लोगों को सबक मिलना चाहिए। उनको तो मिल रहा है सबक। तो फिर आप हुकूमत को तो बदनाम ना करें लोग। नहीं, मैं बदनाम नहीं कह रहा, मैं सिर्फ गवर्नमेंट को कह रहा हूँ कि एटलीस्ट उनको ट्रैक डाउन करना चाहिए, उनको पब्लिक में लाना चाहिए कि यार ये लोग थे जो आपके पैसे लेके भाग रहे हैं, ये ऐसे लोग हैं, ताकि आने वाले लोगों के साथ ऐसा ना हो। गवर्नमेंट हमारी बहुत अच्छी है, बहुत ज़्यादा सपोर्ट की है उन्होंने टूरिज़्म को। लाइक सबसे बड़ा मेन जो टूरिज़्म का पार्ट है डैट इज़ रोड्स। हमारी रोड्स अल्हम्दुलिल्लाह इतनी अच्छी हैं कि फॉरेनर्स भी आके तारीफ़ करते हैं हमारी रोड्स का। हमारी मोटरवे देख लें आप, हमारा KKH का रोड देख लें, हमारा स्कर्दू रोड देख लें। स्कर्दू आज से कोई 4-5 साल पहले पहुंचने में कोई 10 घंटे लगते थे सिर्फ जगलोट से, अब सिर्फ 2 घंटे में पहुंच जाते हैं। अच्छा, तो स्कर्दू जी इतना शानदार रोड हो गया हुआ है। स्कर्दू अब जो है वो पाकिस्तान की हॉट आइटम्स में आ चुका हुआ है। ओके। बहुत ज़्यादा फॉरेनर्स आ रहे हैं इस स्कर्दू को देखने के लिए। स्कर्दू इस टाइम लेके कह सकते हैं कि सबसे ज़्यादा इन्वेस्टमेंट जो हो रही है वो स्कर्दू में हो रही है। इतने बड़े होटल्स वहाँ पर आ गए हैं, मल्टी नेशनल चेन्स जो है वो स्कर्दू में ऑपरेट हो रही हैं। हुंजा में तो ऑलरेडी हो रही थी, अब वो स्कर्दू की तरफ जा रही हैं। तो इसमें मेरे ख्याल में गवर्नमेंट का बहुत बड़ा पार्ट है। अच्छा, ये एक बात बताइए, क्या आपके जो टूर ऑपरेटर्स हैं इनकी कोई तंजीम है? जी है। ओके। और ये काफ़ी यानी कि काफ़ी इश्यूज़ को पॉइंट आउट भी करते हैं। हमारी पूरी इंडस्ट्री है जो जिसके अंदर यंग टूर ऑपरेटर्स भी हैं, हमारे सीनियर्स बहुत ऑपरेटर्स हैं जो उसका पार्ट बने हुए हैं। उसके अंदर इश्यूज़ को डिस्कस भी किया जाता है। और ये जो हम लोग खुद ही अपने बिहाफ पे जो कंपनीज हैं जो फ्रॉड कर रही हैं उनको हम पकड़ने की कोशिश भी करते हैं। लेकिन आपको पता है कि वो नंबर्स होते हैं, सोशल मीडिया पे होते हैं, तो हम उस तरह नहीं कर पाते। वो जाहिर है 1-2 दफा पकड़ पे तो जी बड़ा स्टेप लेना मुमकिन नहीं है, क्योंकि हम इसको एज ए इंडिविजुअल नहीं देखते। हम ये देखते हैं कि यार इस कंपनी की वजह से हम सारी इंडस्ट्री बदनाम हो रही है। तो हमने एक दो दफ़ा कोशिश की है, पकड़ा भी है एक बंदे को,
तो लेकिन ये हुआ कि नेक्स्ट टाइम फिर से वही काम स्टार्ट हुआ है, डिफरेंट कोई और बंदा आके ये काम कर गया है। आइए, इंटरनेट का दौर है जी। एक को आपने पकड़ा तो वो वही बंदा मुमकिन है दूसरे नाम से स्टार्ट किया वो शुरू कर दे। अच्छा, आपकी ये जो तंजीम है टूर ऑपरेटर्स की, इसमें कोई फालियत है कि क्या, देखें ना ये तो एक बिजनेस है ना, लेकिन क्या आप टूरिज्म के फ़रोग के लिए कुछ कर रहे हैं कि आवाम के अंदर आगे ही पैदा हो? देखिए बेसिकली हर किसी का डिफरेंट आइडियाज़ होते हैं, हर कोई करना चाहता है, लेकिन बात ये होती है कि हमारे इतने रिसोर्सेज नहीं है। लेकिन अब जैसे मैंने कहा कि टूल्स टैक्स वगैरह पे हमें बड़ा इशू आता है, होटल्स के ऊपर बड़ा इशू आता है, लेकिन वो हम कर नहीं पाते क्योंकि ये इसके लिए गवर्नमेंट की सपोर्ट चाहिए। गवर्नमेंट हमें उस तरह सपोर्ट नहीं कर रही जैसा करना चाहिए। अगर वो चाहिए कि हमारे सीनियर ऑपरेटर्स हैं उनको अपने साथ बैठाएं, जो हमसे भी अच्छा जानते हैं, वो अच्छा उनके साथ अच्छे मशवरे देंगे, एडवाइस देंगे, हमारा वर्ल्ड वाइड जो है टूरिज़्म बहुत ज़्यादा प्रमोट होगा। लेकिन इंडिविजुअल तौर पे हम लोग इतना नहीं कर पा रहे, इतना हमें करना चाहिए। अच्छा, क्योंकि हम प्रोग्राम के इख्तिताम की तरफ जा रहे हैं, तो मैं आपसे ये जानना चाहूँगा कि आप एक कामयाब यंग एंटरप्रेन्योर के तौर पे अपनी नौजवान नस्ल को क्या पैगाम देना चाहेंगे? मैं तो यही पैगाम देना चाहूँगा कि टूरिज़्म ज़रूर करें, आप एक्सप्लोर करें, आपको करने की ज़रूरत है, क्योंकि टूरिज़्म एक वाहिद वो चीज़ है जिससे आपको सुकून भी मिलता है। आप अपनी एक बिज़ी लाइफ से निकलते हैं, तो आई नो कि हर किसी का एक पैसों का मसला होता है टूरिज़्म के लिए, लेकिन अब सेविंग्स करता है हर इंसान विद द टाइम, हर मंथ में थोड़ी थोड़ी सेविंग्स करते रहें, टूवर्ड्स पे जाएं, आपको सुकून मिलेगा, सीखने को बहुत कुछ मिलेगा। जैसे हज़रत अली का भी कॉल है कि इंसान का पता चलता है अगर वो सफ़र पे होता है कि असल इंसान का पता चल जाता है। तो अपने गैदरिंग में अपने दोस्तों के साथ जाएं, अपनी फैमिलीज़ को लेके जाएं, ताकि आप इस बिज़ी लाइफ से बाहर निकलें और अपने आप को एक पुरसुकून एनवायरनमेंट में जाके अच्छा फील करें। आप, आखिरी सवाल है आपसे कि क्या आपने कभी सोचा कि ऑफ सीज़न टूरिज़्म को कैसे प्रमोट किया जा सकता है? देखें, जो सीज़न होता है उसमें तो सारे लोग जाने के लिए तैयार होते हैं, जी। कॉस्ट भी बढ़ जाती है, मसाइल भी बढ़ जाते हैं। तो ये जो सीज़न है ये तो 3-4 महीने ही होता है ना। जी। बाकी तो 6-7 महीने जो है, 8 महीने जो हैं वो ऑफ सीज़न है। जी। तो क्या आप कोई तजवीज़ दे सकते हैं हुकूमत को या अपने कोलीग्स को कि ऑफ सीज़न में लोगों को आमादा किया जाए कि वो सस्ते में टूरिज़्म कर सकें? अच्छा, बेसिकली जो ऑफ सीज़न में ना जो सबसे अच्छी एक चीज़ ये होती है, बेनिफिट जो होता है कि होटल इंडस्ट्री बहुत नीचे आ जाती है। मतलब होटल 50% ऑफ में मिलते हैं आपको, 60% ऑफ में मिलते हैं। बट इशू ये आता है कि आपको पता है स्नोफॉल हो जाती है, रोड्स जो है ना ब्लॉक हो जाते हैं, गाड़ियाँ स्लिप होती हैं। हमारे पास वैसा यानी कि फैसिलिटीज़ नहीं है। गवर्नमेंट को ये चाहिए कि ऑफ सीजन में जहाँ पे जैसे मरी है, नथिया, बहुत रश होता है, लेकिन लोग, बहुत से लोग डरते हैं जाने से, गाड़ियाँ स्लिप होती हैं वहाँ पर, स्नोफॉल होगी, ये लोग फंसे हुए हैं। जैसे भी 2-3 साल पहले मैं बताया कि लोग इतने ज़्यादा मरे हैं। तो गवर्नमेंट को ये चाहिए कि रोड्स को क्लियर करें। अब वैसे बाहर की कंट्रीज़ में -40 -50 टेम्परेचर चलता है, लेकिन उनकी रोड्स कभी बंद नहीं होती। यहाँ पर एक स्नोफॉल होती है, हमारे रोड्स बंद हो जाते हैं और फिर लोग जाना चाहते हैं, लेकिन क्योंकि इस डर खौफ की वजह, खौफ से कि गाड़ी ना स्लिप हो जाए। और इसमें जो ऑफ सीजन की सबसे मज़े की यही बात है कि फूड आपको सस्ता मिलता है, होटल आपको, होटलिंग बहुत सस्ती है और रोड्स के ऊपर रश बहुत कम होता है। जनाब मुनीब इशफाक साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि हमारे प्रोग्राम में तशरीफ़ लाए। नाज़रीन, आपने एक कामयाब टूर ऑपरेटर, यंग एंटरप्रेन्योर की गुफ्तगू सुनी। हमें अपने फीडबैक से आगाह कीजिएगा। अगले प्रोग्राम तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।